हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस करेंगे। आज हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। आज तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हुए हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई थी। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है कि किस तरीके से संविधान बनाया जाए, ये किस देश से ली गई थी। तो बेटा भारत का जो संविधान है वो बनाते समय बहुत सारे देशों के संविधान को देखा गया था कि हर देश की जो संविधान की अच्छी अच्छी चीजें हैं वो ली गई थी। कहीं से भाषा ली गई थी, कहीं से प्रस्तावना ली गई थी। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई थी। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से ली गई थी। तो जापान, जर्मनी और इंग्लैंड ये तीनों ही नहीं है। तो इनमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी। इसलिए हमारा जो संविधान है, इससे रिलेटेड आप एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। जो कि कई बार आ सकता है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, ठीक है। और इसकी प्रस्तावना कहाँ से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी। तो ये तीनों ही गलत है, जापान, जर्मनी और इंग्लैंड। इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतम अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करिए। तो बेटा इसमें से ये तीनों ही नहीं है। अब इनके बढ़ते क्रम में आपको बताती हूँ कि जो क्या है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि जब इलेक्शन होता है तो निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों को। राज्य को भी कई निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो जो सबसे अधिकतम निर्वाचित क्षेत्र है, सबसे अधिक, उसके बाद उससे कम, ऐसे हमें इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र व राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में, जो सबसे कम है वहां से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो थोड़ा सा हम ये भी देख सकते हैं कि जो जिसका क्षेत्रफल कम है उस तरह से इनके बढ़ते क्रम में इन्हें व्यवस्थित किया जाएगा। तो सबसे पहले उसमें होता है बिहार, फिर बंगाल, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो इनमें से देखिए ऐसा बढ़ते क्रम में कहीं भी नहीं है। ये याद रखिएगा, ये वाला जो है ये घटते क्रम में है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार। सबसे ज्यादा जो निर्वाचन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद बिहार में है। इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा हमारा बढ़ते हुए क्रम में, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये इसमें भी हमारा क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ इसे नोट अप जरूर कर लें कि जो अधिकतम निर्वाचन मतलब कि जो बढ़ते क्रम में निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्य है वो है बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अगर घटते क्रम में पूछेगा तो आपका ये वाला आंसर सही होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है। आपको पता ही है कि लोकतंत्र जो होता है सरकार का बहुत अच्छा रूप होता है। क्योंकि राजतंत्र, लोकतंत्र कई तरह की जो क्या होता है वो शासन व्यवस्था है। तो राजतंत्र में क्या होता है कि सरकार, राजा का पुत्र ही फिर राजा बनता है, गद्दी पे बैठता है। वहां पे कानून बनाना और कानून लागू करना, कानून हटाना सभी राजा के हाथ में होता है। उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। लोकतंत्र एक बेहतर स्वरूप इसलिए माना जाता है कि उसमें भागीदारी किसकी होती है, जनता की। हम खुद अपनी सरकार को चुनकर सत्ता में भेजते हैं। तो क्या है, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर स्वरूप माना जाता है। यह अधिक उत्तरदायी है, बिल्कुल है कि ये बहुत ज्यादा उत्तरदायी सरकार होती है लोकतंत्र, क्योंकि हम खुद, जनता सरकार को चुनती है। तो अगर सरकार जनता के लिए काम नहीं करेगी तो 5 साल के बाद हम उसे कुर्सी से हटा सकते हैं। तो ये क्या है, जो सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार, जनता के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होती है। इनमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, बिल्कुल इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सब मिलकर निर्णय लेती है, कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। इसमें सभी मिलकर निर्णय लेते हैं और जनता की जो सुरक्षा है या जनता के फायदे को देखकर निर्णय लिया जाता है। तो ये भी सही है। ये मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो लोकतांत्रिक सरकार है इसमें मतभेद और संघर्षों का निपटारा किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चला जाता है। तो क्या होगा, ये तीनों ही हमारा सही है। क्या है, क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर स्वरूप है, तो ये तीनों ही सही है। तो क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट 4 देखते हैं हम, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है। यानी कि अपने अधिकार जो है वो किसकी सलाह से वो करता है। तो क्या है, मंत्रिपरिषद की सलाह से। याद रखिएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने अधिकारों का निस्तारण करता है। यानी कि अपने अधिकारों को वो क्या करता है, लागू करता है।
राष्ट्रपति। ओके, अब आपको राष्ट्रपति के बारे में बेटा एक चीज याद रखना है कि राष्ट्रपति देश का जो प्रथम व्यक्ति वो राष्ट्रपति माना जाता है। जो ये सेना का जो सबसे सेना का जो मतलब सेनापति, जो प्रथम सेनापति होता है उसे राष्ट्रपति को माना जाता है। देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति है। सेना का सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। फिर राष्ट्रपति का जो पोस्ट है वो बहुत ही गरिमा और प्रतिष्ठा वाला पोस्ट है। याद रखिएगा, उनके पास अधिकार कम होता है लेकिन वो बहुत ही गरिमा और प्रतिष्ठा वाला पोस्ट है। वहीं प्रधानमंत्री का पोस्ट क्या होता है? प्रधानमंत्री का पोस्ट ज्यादा अधिकार, ज्यादा शक्ति का पोस्ट है। तो राष्ट्रपति का पोस्ट गरिमा और प्रतिष्ठा का है और प्रधानमंत्री का पोस्ट क्या होता है? शक्तियों का पोस्ट है, उनके पास शक्तियां ज्यादा होती है। तो ये दोनों अंतर है हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का जब वो पालन करते हैं तो किसके सलाह पर करते हैं? मंत्रिपरिषद के सलाह पे। याद रखिए, राष्ट्रपति अपने आप किसी चीज का कोई कानून नहीं बना सकता, उनका साइन करने का अधिकार है और वो अधिकार वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? दल बदल विरोधी कानून क्या, दल बदल क्या होता है पहले ये हम समझते हैं। दल बदल होता है कि मान लो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें जो लोग होते हैं वो अपनी पार्टी को बदल लेते हैं किसी भी कारण से। अभी किसी दूसरे पार्टी में, फिर दूसरे पार्टी में चले गए, तो इससे क्या होता है? एक उथल पुथल आता है लोकतंत्र में। तो वही है उसका विरोधी कानून, उसे दल बदल को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो देखते हैं उनका क्या सुझाव देता है। आंतरिक मामलों का विनिमय नहीं है, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। बिल्कुल सही है कि पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधित करना है दल बदल विरोधी कानून में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसका कथन है? लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है एवं जनता के द्वारा है। ये किसका कथन है? याद रखिएगा, जो जनता सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ये लोकतंत्र की परिभाषा भी है कि लोकतंत्र की परिभाषा अगर हमें लिखने को आता है तो जनता, लोकतंत्र क्या है? जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। ये किसने लिखा था? ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, आरटीई, जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? आपके स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है कि हम किसी भी अपने देश के किसी भी राज्य में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, वहां पे नौकरी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है कि अपने देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, हमें कहीं भी रहने की स्वतंत्रता है, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम अपनी बातों को बोल सकते हैं। इस तरह की स्वतंत्रता है। तो ये क्या है? हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। जो शिक्षा का अधिकार है, आरटीई, याद रखिएगा कि ये संविधान के जो संशोधन है 46वें संविधान संशोधन में लागू किया गया था और ये अनुच्छेद 21A का है। ठीक है, 46वें संविधान संशोधन में लागू किया गया था अनुच्छेद 21A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुआ? किस संविधान क्या है? किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में लागू हुआ? किस संविधान संशोधन अधिनियम है? 42वां। याद रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक कर्तव्य कब लागू हुआ था, क्योंकि हम अपने अधिकारों को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, उसे हम मांगते भी हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों के बारे में पता नहीं होता। जो मौलिक कर्तव्य हैं, 10 मौलिक कर्तव्य हैं, वो कब लागू हुआ था? 1976 में। तो आपको क्वेश्चन से भी आंसर याद रखना है कि क्वेश्चन से भी आ सकता है उसका बदल के कुछ। तो क्या है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? तो याद रखिएगा कि कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन में हुआ है और मौलिक कर्तव्य कब निहित हुआ था संविधान में? तो 1976 में। ठीक है, इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है, नहीं थे? ठीक है, इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? शरद चंद्र बोस थे संविधान सभा के सदस्य, सरोजिनी नायडू भी थे संविधान सभा के सदस्य, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। आप याद रखिएगा, गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता माने जाते हैं या फिर सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आपको याद रखना है, अगर गांधी जी ऑप्शन में होता तो हम वही लगाते कि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जबकि संविधान में जो भी चीजें लिखी जाती थी या जिसपे डिस्कशन होता था उनसे पूछा जरूर जाता था, लेकिन वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं कभी भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या होता है धन विधेयक में?
कि यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। बिल्कुल सही है कि धन विधेयक क्या होता है, वित्तीय मामलों से संबंधित है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। धन विधेयक क्या क्या है हमारा, केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है। ये भी सही है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता है हमारा धन विधेयक, केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है धन विधेयक। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, ये हमारा गलत है कि केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। ये भी सही है कि सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता है। तो हमारा 1, 2 और 4 ये सही है। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन में कहीं में 1, 2 और 4 नहीं है, तो क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धन विधेयक क्या है, ये वित्तीय मामलों से संबंधित है। ये लोकसभा में प्रस्तावित होता है, राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं होता है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। ओके, क्लियर है आपको? और धन विधेयक को क्या होता है कि राज्यसभा, जो राज्यसभा है, धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। याद रखिएगा, सिर्फ 14 दिन के लिए धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, उससे ज्यादा वो राज्यसभा उसे नहीं रोक सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने देर के लिए कितने दिन के लिए रोक सकती है, तो 14 दिन के लिए रोक सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? तो जो हमारा भारतीय उच्चतम न्यायालय है वो अस्तित्व में आया है 28 जनवरी 1950 को। कब आया है भारतीय उच्चतम न्यायालय, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारा अस्तित्व में कब आया है? 28 जनवरी 1950 को। जो इसमें से नहीं है तो ये क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको याद रखना है, ये 28 जनवरी 1950 को भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोक अदालत क्या होता है? ये एक सस्ती न्यायिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारण करती है, ये भी सही है। एकल पेशी मतलब कोई अकेले भी जाके विवाद का निवारण करवा सकता है। यह त्वरित न्याय देता है, ये भी सही है। सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाता है, तो हमारा ये भी सही है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय है, ये सही नहीं है, एक सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। लोक अदालत कहीं भी चल सकता है। और ये कौन? सेवानिवृत्त, यानी कि जो रिटायर हो सकते हैं, जज हो गए हैं, वो हमारे लोक अदालत चलाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये सही है लोक अदालत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? ये है दक्षिण अफ्रीका। याद है आपको गांधी जी के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा 9, 10 से, बेटा आप याद रखिएगा, ये सिर्फ 9, 10 से क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपके 9, 10 से है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ कानून चला रहे थे, रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे दक्षिण अफ्रीका में। तो ये 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे देश में हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लोकतंत्र में है। तो राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ओके, क्या है? इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, इनमें से 5 स्थायी हैं एवं 10 चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। बिल्कुल सही है, ये 15 सदस्य हैं और इसमें से 5 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य हैं। और जो आपका ये है जो 10 सदस्य होते हैं वो 2 साल के लिए निर्वाचित होते हैं और 2 साल के बाद फिर से चुनाव होता है और उनको चुना जाता है। ओके, अब है प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है। बिल्कुल सही है, वीटो शक्ति प्रत्येक अस्थायी, यानी कि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो शक्ति होती है, किसी भी चीज को रद्द करने की शक्ति होती है, किसी को भी सुरक्षा प्रदान करने की शक्ति होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वीटो शक्ति बोलते हैं। आईएमएफ एक विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं, ये गलत है हमारा। ठीक है, तो हमारा यही है, देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यही होगा, सी सही है। असत्य पूछा गया तो हमारा सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है? चुनावी कदाचार यानी कि जो गलत तरीके से कुछ भी होता है चुनाव में। सत्तारूढ़ दल सरकार द्वारा कौन सा कथन प्रतिभारित है, मतलब कौन सा कथन सही है? ठीक है, सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ये भी होता है। जो चुनावी कदाचार में ये भी आता है कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया जाता है। वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, ये भी चुनावी कदाचार में आता है। दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, ये भी चुनावी कदाचार में आता है। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा इसमें चुनावी कदाचार में? गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास, तो यही है हमारा डी सही होगा कि 1 से अधिक। ओके,
चलिए अब 17 देखते हैं। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संतुति दी थी? 27%। ओके। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? तो जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ये संविधान की आत्मा नहीं कहलाया जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, उसे संविधान के मतलब हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हृदय एवं आत्मा? क्योंकि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, उसके तहत अगर हमें कोई मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। वो है संवैधानिक उपचार के अधिकार में ये बोला गया है कि हम अपने कोर्ट में जाके अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। इसलिए उसे मौलिक अधिकार का संविधान का क्या हृदय एवं आत्मा कहा गया है। ठीक है। देखिए कौन सा नेक्स्ट है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? मतलब अल्पसंख्यकों के लिए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है हमारा। इसमें बेटा एक चीज और है कि संवैधानिक जो ये उपचार का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में लागू किया गया था। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में लागू किया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? यानी कि अल्पसंख्यकों के प्रति कौन सा अधिकार विशेष है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का अधिकार भी नहीं है, संवैधानिक उपचार का अधिकार भी नहीं है। तो अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा अधिकार है? उसमें क्या था, मौलिक अधिकार जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो अल्पसंख्यकों के लिए जो होता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए जो मौलिक अधिकार होता है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए विशेष है? इसमें से कोई भी नहीं है जो अल्पसंख्यकों के लिए किया गया है, वो है सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, वो होता है हमारे अल्पसंख्यकों के लिए, तो इनमें से कोई भी नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? संविधान सभा के बारे में ओके, इनमें 300 से अधिक सदस्य होते हैं, ये सही है। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी, ये गलत है, क्योंकि जो संविधान सभा की प्रथम सभा हुई थी वो हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। जुलाई नहीं होगा, ये क्या होगा, 9 दिसंबर 1946 में हमारे संविधान सभा की मतलब संविधान की प्रथम सभा हुई थी। इनमें 1935 के अधिनियम से बहुत से विवरण एवं विधियों का अभिग्रहण किया गया, ये भी सही है। तो याद रखिएगा कि क्या है कि जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी या सभा हुई थी, वो सबसे पहली सभा कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? बेल्जियम मॉडल का तत्व कौन सा नहीं है? ब्रसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदायों का समान है, तो ये भी नहीं है, तीनों ही नहीं है, तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ओके, अब है आपका 22, सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित हुआ था? याद रखिएगा, श्रीलंका में सिंहली और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे बहुत ज्यादा, और तमिल बोलने वाले थे। तो जो सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में वहां मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित हुआ था? तो यह है 1956 में। ओके, डेट आप याद रखिए। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, बिल्कुल है, बिल्कुल साझा की जाती है। इसमें कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग यानी कि जो सत्ता शक्ति का बंटवारा होता है उसी को हम पावर शेयरिंग कहते हैं, के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? तो जो सत्ता है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, विभिन्न अंगों में उसका बंटवारा होता है। 3 अंग होते हैं उसके, ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, तीनों में सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों को साझा की जाती है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, ये भी सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। ये भी सही है कि प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे यानी कि शक्तियों का बंटवारा वहां भी होना चाहिए। तो ये तीनों ही हमारा सही है, और इसमें गलत पूछा गया है तो क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, निम्नलिखित में कौन सा संवर्ती सूची में शामिल है? जंगल संवर्ती सूची में शामिल है। आपको पता है कि राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची 3 तरह की सूचियां बनाई गई है। ये इसलिए बनाई गई है कि राज्य को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ अधिकार केंद्र को दिए गए हैं। और संवर्ती सूची में क्या आता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर उस पर काम करते हैं, उसे हम संवर्ती सूची कहते हैं। तो जंगल संवर्ती सूची में है, शिक्षा भी संवर्ती सूची में है, लेकिन शिक्षा संवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों में है। ठीक है, कृषि और पुलिस याद रखिएगा, ये सभी है। पुलिस किस में है? संवर्ती सूची। पुलिस आता है हमारा संघ सूची में और कृषि हमारे राज्य सूची में है। तो इसका आपको
मैं जो ये समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये जब मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी तो उसको क्लियर करूंगी हर चीज को अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? मतलब सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है, कहाँ पे है? चीन में, याद रखिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान परिश्रम अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? समान परिश्रम यानी कि समान काम समान वेतन, ये जो अधिनियम है क्या 1976 जो अधिनियम है ये क्या प्रदान करता है? तो सभी लिंगों के लिए समान वेतन, यही करता है कि जो सभी हैं, स्त्री पुरुष सभी हैं, वो अगर जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए समान वेतन दिया जाए, चाहे वो किसी भी तरीके का काम, अगर एक ही काम एक स्त्री भी कर रही है और एक पुरुष भी कर रहे हैं तो दोनों का वेतन समान होना चाहिए। ठीक है, ये कब लागू हुआ था? याद रखिएगा 1976 में, समान पारिश्रमिक अधिनियम। ओके, महात्मा गांधी, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कहा करते थे कि को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या है? धर्म। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का कहना था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा जो देश है भारत, वो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो संविधान में ये लिखा हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष देश क्या होता है कि जिसमें किसी भी धर्म को विशिष्टता नहीं प्रदान की जाएगी, यानी कि राजधर्म घोषित नहीं किया जाएगा किसी धर्म को, और जो सरकार है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर धर्म में कुछ गलत हो रहा है तो उसमें वो हस्तक्षेप कर भी सकती है। ये भी है कि वो हमेशा धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन किसी धर्म में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें वो हस्तक्षेप कर सकती है। इसीलिए आपको कई बार देखने के लिए आता है कि किसी भी धर्म में अगर कुछ गलत कुरीतियां हैं तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है और उसके खिलाफ कानून बनाती है। तो इसीलिए गांधी जी का क्या कहना था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति में, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी धर्म में किसी के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा हो तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए राजनीति को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? लोकतंत्र के बारे में याद रखिएगा, लोकतंत्र ऊपर भी हम देख चुके हैं। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों की मांगों को ही देखता है और जरूरतों को ही देखता है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, ये भी गलत है, भ्रष्टाचार रहित नहीं है, भ्रष्टाचार भी होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र अनियमित है, अनियमित नहीं है, ये नियमित सरकार होती है लोकतंत्र। इसमें हर 5 साल में एक नियमित चुनाव होता है, नियमित सरकार होती है। तो कौन सा सही है? कोई भी हमारा सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। लोकतंत्र में क्या सही है वो ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है? कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती? हुए देश के लिए कानून बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं कानून राजनीतिक दल, अगर वो सत्ता में चले गए तो। एक पार्टी दूसरे की सरकार बनाने में सहयोग करती है, बिल्कुल करती है। जब गठबंधन की सरकार हो तो वो क्या करती है? एक पार्टी दूसरे की सरकार बनाने में सहयोग करती है। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, कभी नहीं होता। दो राजनीतिक दलों के विचार और मत कभी भी सभी मुद्दों पर समान नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ मुद्दों पर समान हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों का जो विचार और मत है सभी मुद्दों पे समान नहीं होता। तो हमारा सी क्या है? ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है, एक राज्य पार्टी बनने के लिए, एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत सुरक्षित करना होगा? तो क्या है? 6%। एक राज्य पार्टी बनने के लिए आपको पता होगा जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनीतिक दल है हमारे देश में दो तरह के होते हैं। एक तो है क्या? राष्ट्रीय राजनीतिक दल, एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है? वो कहीं भी हमारे देश में इलेक्शन लड़ सकता है। और क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या होता है? उसे राज्य पार्टी कहते हैं। ठीक है, तो राज्य पार्टी बनने के लिए क्या करना चाहिए कि विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम 6% उन्हें लेना पड़ेगा, सुरक्षित करना पड़ेगा, तभी एक राज्य पार्टी बनाई जा सकती है। ओके, आप याद रखिएगा राजनीतिक पार्टियां दो होती है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। ओके, क्षेत्रीय जो पार्टियां होती है वो बहुत ज्यादा होती है और राष्ट्रीय होती है उनकी संख्या कम होती है। क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि मान लीजिए बिहार, बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, वहीं यूपी में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, पश्चिम बंगाल में है, और भी बहुत सारे राज्य होते हैं अलग अलग पार्टी। अगर 10-10 भी हो गए तो बहुत हो जाते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीति दल है वो राष्ट्र का होता है, तो वो पार्टी कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है स्पेन। ओके, एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है
जैसे कि जो वार्ड होते हैं या फिर पंचायती राज होता है, उन्हें कुछ शक्तियां दी जाती है, उसे क्या हम कहते हैं? विकेंद्रीकरण। क्या कहते हैं हम उसे? विकेंद्रीकरण। ओके, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, की शक्तियों को बांटा गया है सभी में। ये आपको ये भी याद रखना है कि हमारे देश में, भारत में त्रिस्तरीय सरकार है। सबसे पहले पंचायती राज, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार, और इसे हम क्या बोलते हैं? संघीय संघीय सरकार। संघीय सरकार के अंतर्गत आता है कि शक्तियों का बंटवारा और जो सरकार के स्तरों का बंटवारा, दो या दो से ज्यादा स्तर की सरकार हो, या फिर जो सरकार के शक्तियों का बंटवारा होता है, तो उसे हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा कि संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा स्तर की सरकार होती है और जिसमें सरकार की शक्तियों का बंटवारा होता है। तो याद रखिएगा, हमारे भारत में 3 स्तर की सरकार है। सबसे नीचे क्या है? पंचायती राज या वार्ड का कहते हैं। फिर है हमारा राज्य सरकार और सबसे ऊपर है केंद्र सरकार। शक्तियों का बंटवारा किस तरह से हुआ है? ये है विधायिका, मान लीजिए, ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। ओके, ये शक्तियों का बंटवारा है हमारा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? 1966 में काली शक्ति ब्लैक पावर आंदोलन हमारा उभरा था। ओके, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये याद रखिएगा इसे। ओके, कुछ चीजें बेटा रटने की होती है, तो वो तो आपको रटना ही पड़ेगा। जो समझने की होती है वो मैं समझा रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? किससे है? मुकदमे या कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और तथा कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो जो राष्ट्रपति होता है, कोई भी चुनाव का पात्र कई बार हो सकता है। मान लो एक बार वो राष्ट्रपति बन गए, दूसरे बार इलेक्शन हार गए, तो वो कई बार चुनाव का पात्र होता है। कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जो भी हो, अगर सत्ता में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कई बार वो चुनाव का पात्र बन सकते हैं। तो इनमें से क्या होगा? कोई 1 2 3 नहीं, कई बार वो चुनाव के पात्र होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओके, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। और भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ चीजें और हैं जो आपको समझ लेना है कि भारतीय संविधान जो बनके तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। याद रखिएगा कि भारत का जो संविधान है वो बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन उसे लागू किया गया था 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को लागू करने का कारण क्या था? कि जो सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के मतलब कि उनके सब जवाहरलाल नेहरू के सपोर्ट में सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस जब हमारा देश गुलाम था, उसी समय मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में। और इसी कारण उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, याद रखने के लिए, जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान बनके तैयार कब हुआ था, लागू कब हुआ था, और क्यों 2 महीने के बाद लागू हुआ था, मैंने बता दिया आपको। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? ये क्वेश्चन कई बार आता है बेटा, बहुत सारे यूपीएससी वगैरह के क्वेश्चन में भी आता है कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार थी लोकसभा में प्रथम महिला सभापति। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में, 1993 में। ये तीनों ही गलत है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1993 में। ठीक है, भारतीय संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हम देख रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? किसकी घोषणा करने का अधिकार है? वित्तीय आपातकालीन का। राष्ट्रपति को याद रखिएगा कि अनुच्छेद 1913 में 1960 में सॉरी अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो वित्तीय आपातकालीन का। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा बदल के आपको हो सकता है पूछ दे कि वित्तीय आपातकालीन की घोषणा कौन कर सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। आप देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनेंगे अभी। ठीक है, वित्तीय आपातकालीन की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। वित्तीय आपातकालीन की घोषणा की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तीसरा क्वेश्चन हो गया, कहाँ की गई है? अनुच्छेद 360 में की गई है। तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन गए। तो आपको याद रखना है, सिविक्स का पार्ट मैंने पूरा करवा दिया है। देख लीजिए आप, ये वाला जो क्वेश्चन था कि
हमारा कि भारतीय संविधान, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से पढ़िए संविधान। संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अभी आप देख चुके हो, और जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं 9th-10th से आ रहे हैं, 9th-10th में पूरा कवर कराऊँगी आपको। अभी मैं 1-2 ये वीडियो बना के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ताकि आपको भी क्लियर हो कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कहाँ से आता है। उसके बाद हम 9th-10th के चैप्टर क्लियर करेंगे, चैप्टर से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी ऐसे एग्ज़ाम होते हैं उसमें एनसीईआरटी की बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे चैप्टर, और एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, ओके? और उस समय मैं आपको संविधान के बारे में बहुत क्लियर एक-एक चीज़ क्लियर बताऊँगी, ताकि आपको संविधान से कहीं से कोई क्वेश्चन आए, आप आराम से कर लो। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं डालूँ वो आपको मिल जाए, ओके? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, कुछ सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट करें। सुझाव की भी ज़रूरत होती है, तो कुछ सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चों, बाय-बाय।